ओके, सो जीन ट्रांसफर टेक्निक्स अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जीन ट्रांसफर टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू हम वेक्टर डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर द इंट्रोडक्शन इट स्टार्ट्स रेप्लिकेशन एंड एम्प्लीफिकेशन. देन व्हाट आर द वेरियस जीन ट्रांसफर टेक्निक्स? फर्स्ट इज जीन ट्रांसफर होता क्या है? जीन ट्रांसफर इज or the uptake of the DNA refers to the process that moves a specific piece of DNA into the cell. मतलब एक particular piece of DNA जो कि हमारी चॉइस का सेगमेंट है. ओके, द पर्टिकुलर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच वी वांट टू गेट इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल, हम उसको कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं जीन ट्रांसफर टेक्निक्स. ओके, सो स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए into the host cell. The directed desirable gene transfer from one organism to another and the subsequent stable integration and expression of foreign gene into the genome is referred to as genetic transformation. मतलब एक specific desired हम desired हमें जिस तरीके से we have the target gene and we want to introduce into the host cell, हमारे पास एक targeted gene fragment है, उसको हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में वहां पे इंसर्ट करना चाहते हैं. तो दैट इज द डिजायर्ड डायरेक्टेड डिजायरेबल जीन ट्रांसफर. एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर कर रहे हैं. ओके, सो वी आर डूइंग द इंटर स्पेसिफिक ट्रांसफर. एक ही स्पीशीज में ट्रांसफर, उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्पीशीज, बट हम इंटर स्पेसिफिक कर रहे हैं एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में, तो दैट इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर. उसके बाद उसका इंटीग्रेशन, स्टेबल इंटीग्रेशन होना चाहिए होस्ट सेल में, उसके बाद उसका एक्सप्रेशन भी होना चाहिए. ओके, सो द ट्रांसफर्ड जीन इज नोन एज ट्रांसजीन. सो जिस जीन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं होस्ट सेल में, उसको हम कहते हैं ट्रांसजीन. और the organism that develop after the successful gene transfer is called as transgenic. ओके, जिस जीन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं होस्ट सेल में, उसको हम कहते हैं ट्रांसजीन. और जिस प्लांट में वो ट्रांसफर हो रहा है या जिस ऑर्गेनिज्म में वो जीन ट्रांसफर हो रहा है, उस आफ्टर द सक्सेसफुल जीन ट्रांसफर उस प्लांट को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक. प्लांट या एनिमल्स या ह्यूमंस कुछ भी हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक. ओके, now evaluation and gene transfer. Genetic engineering techniques and tools are artificial means of creation of variation. अभी हम ये इतना सारा जो RDNA टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग आर्टिफिशियल क्रिएशन. ओके, सो जो भी नेचुरल वेरिएशन प्लांट्स में होता है नेचुरल मीन्स से एनवायरनमेंट में, उसको हम कहते हैं नेचुरल वेरिएशन. ओके, नेचुरल जेनेटिक वेरिएशन. बट हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ये जो टेक्निक्स और टूल्स हैं, उनको यूज करके जो वेरिएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग द वेरिएशन थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स. सो दैट इज why we are doing, because we are trying to create the variation through artificial means. These can be used in development of new genotypes and species. और हम क्यों कर रहे हैं? Because we want to develop न्यू जीनोटाइप्स. हम ऐसे जीनोटाइप्स जो हमारे डिजायर्ड कैरेक्टर्स हों उसके अंदर. सो दैट इज व्हाई वी आर डूइंग, because we want the development of new genotypes and species. Thus it is linked with man-made crop evolution. इसको हम कह सकते हैं man-made crop evolution. Humans के थ्रू ये crop evolution हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन का टर्म अगर पूछा जाए तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? हेरिटेबल चेंज इन अ सेल. मतलब हेरिटेबल का मतलब ऐसे जेनेटिक वेरिएशन या ऐसे कैरेक्टर्स जो कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर हो सकते हैं. तो हेरिटेबल चेंज इन अ सेल ऑर्गेनिजम्स ब्रॉट अबाउट बाय द अपटेक एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए. ओके, नाउ व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे? फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूजफुल जीन. हमें सबसे पहले तो उस यूजफुल जीन का आइडेंटिफिकेशन करना होगा कि देन दिस इज द डिजायर्ड जीन. इट कैन बी फ्रॉम द वाइल्ड स्पीशीज ऑल्सो. जिस जीन को हमें हमारा डिजायरेबल जीन है वो एक वाइल्ड स्पीशीज में भी हो सकता है, या फिर तो उस प्लांट के से बिल्कुल ही अनरिलेटेड प्लांट स्पीशीज में होता है, या अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स में भी पाया जा सकता है. तो बिकॉज वी आर डूइंग हियर फ्रॉम एनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वी कैन ट्रांसफर. सो दैट इज इंटर स्पेसिफिक ट्रांसफर. डिजाइनिंग जीन फॉर इंसर्शन. उसके बाद जैसे हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन कर लिया, देन second step is designing the gene for insertion.
जीन ऑफ इंटरेस्ट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द डोनर सोर्स एंड क्लोन्ड इन द लाइब्रेरी। उसको हम, जिस जीन को हमें जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसको हम क्लोन करते हैं लैबोरेटरीज में, एंड इट इज डन यूजिंग द प्लाज्मिड्स। देन थर्ड स्टेप इज इंसर्शन ऑफ द जीन इन द टारगेट प्लांट। उसके बाद जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन वी हैव डन आल्सो द क्लोनिंग पार्ट, देन वी गो फॉर द इंसर्शन इनटू द टारगेट प्लांट। क्लोन्ड जीन दैट इज मल्टीपल, क्लोन्ड जीन का मतलब होता है एक ही जीन के मल्टीपल कॉपीज होना, बिकॉज वी वांट इन द हायर नंबर्स। तो multiple copies of the gene of interest are inserted into the host plant or the recipient plant। multiple copies उसी जीन की हम host plant में insert करते हैं। ओके, देन फोर्थ स्टेप इज आइडेंटिफाई। जब हमने इंसर्ट कर लिया, देन फोर्थ स्टेप इज हमें उसे पता लगाना होता है कि वो द ट्रांसजेनिक सेल्स बने हैं कि नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक सेल्स, ट्रांसफॉर्म सेल्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग सेलेक्टेबल मार्कर्स एंड आर। तो कुछ ऐसे मार्कर जीन्स भी होते हैं जो कि पता लगाते हैं, जिनके थ्रू हम पता लगाते हैं कि द genes are transformed or not, and they are regenerated into the whole plant in nutrient medium। उसके बाद हम कुछ पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एमएस मीडियम होते हैं, मोराशियन स्कूब मीडियम, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के थ्रू हम पूरे प्लांट को हम ग्रो करते हैं, एंड देन वी try to regenerate into a whole new plant in the nutrient medium। regenerate plant compared with the plant variety and it should look like the parent except the gene of interest। जब हम उसको हमने पूरा लैब कंडीशंस में न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके उसको रीजनरेट किया उस प्लांट को, और जब हमने उसको, जब रीजनरेट प्लांट को और पेरेंट प्लांट को कंपेयर किया, देन बोथ द प्लांट शुड लुक अलाइक। दोनों प्लांट्स को बिल्कुल एक जैसा दिखना चाहिए, बट एक्सेप्ट फॉर वन ट्रेट, दैट इज द जीन ऑफ आर इंटरेस्ट। जिस जीन को हमने ट्रांसफर किया उस जीन के लिए बस उन दोनों प्लांट्स में डिफरेंस होना चाहिए। ओके, दोस टू प्लांट्स, द पेरेंट प्लांट एंड द रिकॉम्बिनेंट प्लांट शुड डिफर ओनली बाय दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर only for that gene of interest that we have transferred through our DNA technology। ओके, नाउ उसके बाद हम जो डिजायरेबल जीन है उसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जब हम उसको पता लगाते हैं, सो दिस इज द पिक्चर विच वी गेट। इस टाइप का हमें पिक्चर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में मिलता है, जिसमें कि ये मार्कर, फर्स्ट लाइन होती है मार्कर जीन्स की, और ये डिफरेंट सेगमेंट्स और डिफरेंट फ्रैगमेंट्स ऑफ जीन होते हैं। इस तरीके से हमें दिखते हैं जब जब हम जेल जेल रन करते हैं कि जो शॉर्टर फ्रैगमेंट्स होंगे वो पहले माइग्रेट करेंगे, और जो लार्जर फ्रैगमेंट्स होंगे वो लेट माइग्रेट करेंगे। इस तरीके से हमें उसकी पिक्चर आती है। तो मार्कर जीन्स के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि हमारा जीन कंस्ट्रक्ट हुआ है कि नहीं। सो मार्कर जीन्स आर ऑल्सो दे हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन। उन जीन्स के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जीन प्रॉपरली ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं जीन ट्रांसफर के, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। बेसिकली देर आर वेक्टर बेस्ड मेथड होते हैं, दूसरे होते हैं डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। तो वेक्टर बेस्ड मेथड ऐसे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट सेल्स को हम इन्फेक्ट करते हैं प्लाज्मिड्स के थ्रू। ओके, इन्फेक्टिंग द प्लांट सेल्स विथ प्लाज्मिड्स एज वेक्टर कैरिंग द डिजायर्ड जीन। जो प्लाज्मिड्स होते हैं उनके अंदर डिजायर्ड जीन्स होंगे, एंड दे एक्ट एज वेक्टर बिकॉज दे हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स के थ्रू होते हैं, या फिर तो वायरल वेक्टर्स लाइक सीएमवी, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस एंड जेमिनी वायरस के थ्रू। नाउ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर कौन कौन से हो सकते हैं। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में क्या होता है, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट जीन गन के थ्रू हम करते हैं, या लाइपोसोम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, एंड electroporation of protoplasm, micro injection and silicon carbide filters fibers। So these are the different methods where we can do the transferring of the genes। Okay, so there are the various methods for transfer of genes। first is vector based method, उसमें हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस का यूज करते हैं। और डायरेक्ट जीन ट्रांसफर में क्या होता है, जैसे जीन गन के थ्रू हम डायरेक्ट इंसर्ट कर किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम जो है ये फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट हमने 1983 में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस से करके देखा था इन्होंने, एग्रोबैक्टीरियम जीनस ट्यूमिफेशियंस एंड राइजोजेंस। ओके, तो ये क्या होता है एक्चुअली, इट इज अ ग्राम नेगेटिव रॉड बिलोंग्स टू बैक्टीरियल फैमिली। ये सॉइल में हमें ये बैक्टीरियाज मिलते हैं एंड दे आर ग्राम नेगेटिव। उसी तरीके से इस तरीके से जीन क्लोनिंग, जीन उसके बाद जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन
tissues from an abiotic stress susceptible plant is cultured to form undifferentiated mass of cells. अभी मैंने आपको बताया था कि कैलस क्या होता है, इट इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। बहुत सारे सेल्स को मिला के जो एक कैलस बनता है उसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। तो जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म सेल्स इस तरीके से लैब में किया जाता है ये, एंड एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू। ना बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो कि बीटी ट्रांसफॉर्म्ड क्रॉप्स हैं, जैसे कि ये बैसिलस thuringiensis को कॉटन में यूज किया गया है, और बहुत सारी वैरायटीज रिलीज की हुई हैं, कॉर्न, सोयाबीन, टोमेटो, टोबैको एंड ब्रिंजल। सो दीज आर द क्रॉप्स वेयर जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हैज बीन डन। वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में क्या होता है, वेक्टर्स बेस्ड ऑन वायरस डिजरेबल हाई एफिशिएंसी ऑफ जीन ट्रांसफर। जब हम वायरस मीडिएटेड जीन ट्रांसफर करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है इट इज वेरी हाई, and viral infection of cell result in addition to of new genetic material which are expressed in the host. Okay, तो new genetic material हमें मिलता है which are expressed in the host. Additional genetic material incorporated in the genome of plant virus might be replicated and expressed in the plant cells along with the viral genome. So the efficiency of viral injected is more powerful. So this is the picture showing the viral transmission of gene. देन उसके बाद क्या होता है, दूसरा है विदाउट वायरस ट्रांसफर। उसमें पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट थ्रू जीन गन्स, जीन गन के थ्रू भी हम डायरेक्ट जीन ट्रांसफर किया जाता है। उसमें हम इस तरीके का वो प्रोसीजर होता है, गैस एक्सेलरेशन ट्यूब होती है, देन हियर द डीएनए कोटेड माइक्रो कैरियर्स, डीएनए को हम कुछ कोटिंग की जाती है उनमें, एंड देन इट एक्ट एज अ माइक्रो कैरियर्स. So like this was the conventional gene gun method, but nowadays Helios gene gun आजकल ये आ गई हैं, they are very handy. Okay, like this it is done in the lab, gene delivery through Helios gene gun. Okay, now अभी हम देखेंगे what are the various advantages of transgenic plants. First of all, transgenic plants जब हम बना रहे हैं तो उसके क्या advantages होते हैं, क्यों हम करते हैं ये. First is we have to we because we want the improvement in the yield. Yield ultimate objective क्या होता है कि to bring about some improvement in the yield perspective. Then herbicide resistance also. Then improvement in quality, improvement in the quality is the obvious reason. Then insect resistance also, हम ऐसे plants भी चाहते हैं जो कि insect resistant हो, abiotic stresses से भी resistance plants में हो, industrial products, rapid and accurate technique and no barrier for gene transfer. So these are the various advantages for transgenic. कुछ ऐसे limitations भी होते हैं, हम जैसे कि genetically modified crops are against, लेकिन ये एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर अगेंस्ट द एनवायरनमेंट एंड बायोसेफ्टी. फुल परमिशन हमारे इंडिया में अभी नहीं मिली है जीएम क्रॉप्स को, जैसे कि ब्रिंजल में कुछ काम हुआ है, बीटी कॉटन is very means nicely accepted in the farm among the farmers. So genetically modified crops are against environment and biosafety, it is believed, and genetically modified crops may become a weed. Antibiotic resistant gene in crops may lead to the development of resistance to the antibiotic used to create the human and animal diseases. It may disturb the ecosystem by eliminating the natural population. ये भी एक बिलीव है कि हम जैसे ये हम आर्टिफिशियल मीन्स से जेनेटिक वेरिएशन कर रहे हैं, इससे जो नेचुरल पॉपुलेशन है वो एलिमिनेट हो सकती है. देन डिपेंडेंस ऑन फार्मर्स ऑन मल्टीनेशनल कंपनीज, ये सारा काम मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं, तो ये भी हो सकता है कि फार्मर्स मल्टीनेशनल कंपनीज पे डिपेंड हो जाए. ये सारे उसके लिमिटेशंस हैं. रिस्क एंड कंसर्न्स, डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ, कुछ ऐसे बिलीव्स हैं कि भाई अगर हम जीएम क्रॉप्स लेंगे देन इट मे लीड टू एलर्जी, eating of the foreign DNA, because here we are doing interspecific gene transfer. Okay, एक ऑर्गेनिज्म से कंप्लीटली न्यू जीन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं. फिश का जीन हम पोटैटो में इंसर्ट कर देते हैं, तो इस तरीके की बिलीव है. देन चेंज न्यूट्रिएंट लेवल्स, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस प्रमोटर, डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट, ये भी एक बिलीव है कि भाई इन्वायरमेंट को भी हम डैमेज कर रहे हैं. ओके, फ्यूचर रिसर्च नीड्स, अभी इसमें ऑलरेडी रिसर्च बहुत कुछ हो चुका है एंड इट इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन. So it would be highly effective to identify the genes that respond to multiple stresses and biotic and abiotic. तो हमें ये कंक्लूड करना चाहिए कि हमें ऐसे जीन्स को टारगेट करना चाहिए या ऐसे जीन्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए जो कि सिंगल जीन मल्टीपल स्ट्रेस को, मतलब एक जीन बहुत सारे स्ट्रेसेस को डील कर सके.
Okay, it may be biotic or it may be abiotic. Transforming many different elite crop varieties that are suitable for planting in major growing regions in the world so that crossing with the local crop varieties could be minimized or eliminated. And there is a need for greater number of dedicated laboratories which deals solely with the production of abiotic stresses. तो ये सारा काम अभी करने को बहुत कुछ है. Then India has diverse climatic condition and soil types. ये हमें पता है कि इंडिया में बहुत ही climatic conditions बहुत diverse हैं, soil types बहुत diversity है इसमें, agricultural patterns अलग हैं, but the infrastructure is relatively poor in the farming sector. So there is a need to for production of abiotic stress tolerant plants. Abiotic stress का मतलब है salt tolerant, सैलिनिटी टॉलरेंट, ड्रॉट टॉलरेंट, ऐसी वैरायटीज हम डेवलप करें जो कि इन सारे एबायोटिक स्ट्रेसेस के टॉलरेंट हो. ओके, अगर कहीं किसी एरिया में सॉल्ट की प्रॉब्लम है सॉइल में, अगर सैलिनिटी है, अगर वहां पे ड्रॉट ड्रॉट पानी की उतनी सुविधा नहीं है, तो हमें ऐसी वैरायटीज डेवलप करनी है जो दे शुड बी टॉलरेंट टू दिस टाइप ऑफ stresses. And genetic engineering could be used to accelerate the progress in conventional crop breeding programs committed towards development of abiotic stresses in rice. So genetic engineering हम ये techniques क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने आज देखा rDNA technology, तो this will help in, this will accelerate the process. Okay, conventional traditional breeding programs तो चल ही रहे हैं, but उसको हमें accelerate करने के लिए, उसको हमें replace नहीं करना है, but we want to accelerate it and accelerate this program to for increasing our yield. Genetic engineering may provide ample scope for enhancing the crop yield by enabling growing in the drought and salt stress. ये मैं आपको बोल रही हूँ कि genetic engineering it has a lot of scope कि हम artificial means से genetic variation को create करके ऐसे plants develop कर सकते हैं that are resistant to multiple resistant either to the abiotic or to the biotic stress. ड्रॉट रेजिस्टेंट हो सकते हैं या सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशंस को हम टॉलरेट कर सकें, ऐसी वैरायटीज डेवलप कर सकते हैं. So this is the various thing we have studied today about the rDNA technology and the various techniques that are involved in genetic engineering. So here we will conclude.